हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्स एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट्स नहीं दिए, बट बीच बीच में देता रहा। लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे, बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू। तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना। वो सब मैं ही करूँगा। आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज, और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है। क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं, ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं करके दूंगा आपको। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले कि ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे। और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है, वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़। ये मतलब अगर आप, जो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप, थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 10th जनवरी, 9th डे ऑफ लेक्चर। तो आज हिंदू का न्यूज़ देखते हैं। इतनी न्यूज़ नहीं आज, बट नोट्स बनाने का काफ़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज 3 पे, आप गवर्नमेंट लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू प्ले रोल ऑफ वेटलैंड मित्रास। पहली बात तो ये वेटलैंड मित्रास किसने टर्म कॉइन किया है, या किसका ये कौन लेके आया है? ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लेके आया है वेटलैंड मित्रास, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़वाने के लिए फॉर द कंजर्वेशन। और वेटलैंड के बारे में भी लिखा हुआ है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड कंट्रोल। अब क्या होता है कि हम इतना पढ़े, हम सोचे इतना पढ़ने के बाद हमें ये पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़े से इसमें हमें थोड़ा डीप जाना पड़ता है। अब देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है। ये एक एनजीओ है। कभी भी आप ये सोचो ऐसा नाम देख के कि ये यूएन का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनजीओ है,
और मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ सारे एनजीओज वगैरह कौन कौन से हैं जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड है। अगर नहीं देखा तो आप देख लेना प्लीज़। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में फाउंड हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना, रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज भी है, रेन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे पानी है अब कितना ही खत्म नहीं होगा, रेन्यूएबल माना जाता है उसको, तो उसको भी सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं कि आज हम नहाने जा रहे हैं तो हमने 50 बाल्टी यूज़ कर ली, एक बाल्टी से काम, जहाँ जितना काम चल सकता है। और पॉल्यूशन और वेस्टफुल कंजम्पशन को प्रमोट मतलब रिड्यूस करना, उस बात को प्रमोट करना इनका ये काम है। अभी इनकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी आती हैं? एक तो आती है लिविंग फूड प्लैनेट रिपोर्ट, एक अर्थ आवर। अर्थ आवर इन्होंने 2007 में शुरू किया था। उसमें क्या होता है, हर एक साल में एक दिन एक तय होता है, मार्च का मेरे ख्याल से, उसमें आपको 1 घंटे के लिए अपनी लाइट स्विच ऑफ करनी होती है। डेट फॉर नेचर स्वैप्स, मतलब ये होता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके फॉरेन डेट को माफ़ कर दिया जाए अगर वो अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट्स को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेशर्स में यूज़ करते हैं। तो इतना ध्यान से देने की जरूरत नहीं है, बट आप मोटा मोटे देख लीजिए ये क्या क्या रिपोर्ट्स और प्रोग्राम्स करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स में मैं आपको पिछले लेक्चर्स में सारा रामसर वगैरह बता चुका हूँ, बट इसमें थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा मैं कि जो ये एरियाज हैं इसमें ना वेटलैंड्स होता क्या है। हम सोचते हैं कई बार कि बेसिकली वो एरिया मतलब जगह होती हैं जहाँ पे वाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे वहाँ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ की प्लांट लाइफ को कंट्रोल करने के लिए और एनिमल लाइफ को। ठीक है, और ये कहाँ होता है, मतलब आप देखे होंगे कि वाटर टेबल क्या होती है आपको पता है? वाटर टेबल मीन्स जैसे अगर सपोज नदी बह रही हो, जो आप सबसे ऊपर का हिस्सा देख रहे हो नदी का, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो ये जगह वहाँ पे जहाँ पे वाटर टेबल जो है लैंड के करीब हो, लैंड के पास ही हो, या नियर द सर्फेस ऑफ द लैंड हो। ठीक है, जहाँ पे लैंड बेसिकली वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसे नोट बना लीजिएगा कि वेटलैंड की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। कोस्टल है, शैलो है, मार्श, शैलो लेक्स कह सकते हो, मार्शेस को कह सकते हो, स्वैम्प्स को कह सकते हो, एस्टुरीज को भी ये कह सकते हो। बट ये याद है ना, कोस्टल वेटलैंड्स वो होते हैं जिनमें दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवर्स सच एज शोरलाइंस, बीचेस, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। ओके, वेटलैंड से ही रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। ये 1971 में इरानियन सिटी है एक रामसर, उसमें हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह सकते हैं ये, इसको कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कह सकते हैं। वेटलैंड्स जो डिक्लेयर होते हैं एज रामसर साइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, हम कह देते हैं कि अब ये जब हम अगर हम थोड़ा सा अधूरा पढ़ लें कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है तो हम सोचेंगे मैंडेटरी होगा। एक बात और देखिएगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रामसर कन्वेंशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो जाती है बट ऐसा कोई लीगली बाइंड नहीं हो जाते आप कि ये करना ही करना है। तो इट हैज नो प्रिवेंटिव सेक्शंस फॉर वायलेशंस अपॉन ट्रीटी कमिटमेंट्स, याद रखिएगा। और ये ना तो यूएन का पार्ट है ना ही ये यूनेस्को का पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। बट अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जो भी मैं आने वाले आगे दिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में, तब आप समझेंगे कि मैं इतना बहुत ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ। कि हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा, उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, हम सोचेंगे फिर एरिया भी इसका होगा। नहीं, एरिया वाइज गुजरात है। टोटल वेटलैंड एरिया जो है, अगर हमारा जोग्राफिकल एरिया देखा जाए कंट्री का, तो उसका 4.63% है इसरो के हिसाब से। रामसर पढ़ रहे हैं, अब उसमें मॉन्ट्रियक्स नहीं था, रामसर नहीं था, बट हमें ऐसे ही कनेक्ट करनी पड़ती है डॉट्स। अगर आप रामसर पढ़ रहे हैं तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जरूर पढ़िएगा, ये रामसर लिस्ट का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है वो वेटलैंड साइट्स मतलब बनाता है। जैसे हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 37-38 हैं जो वेटलैंड साइट्स हैं जो अंडर रामसर कन्वेंशन है, रामसर साइट्स जिनको बोलते हैं। बट ये याद रखिएगा मॉन्ट्रियक्स में वो आती हैं जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें ये ध्यान से सुनिए, वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव ऑकर्ड, are occurring or are likely to occur as a result of technological development, pollution या अदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। अब देखिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वो है, अगर सपोज आपके कंट्री में 50 रामसर साइट्स हैं, उसमें से कोई ऐसी 2 साइट्स हैं जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं, जहाँ पे इकोलॉजिकल करेक्टर चेंजेस ऑकर हो चुके हैं या हो रहे हैं या हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से या कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ उस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, उन साइट्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जहाँ पे कोई चेंजेस हो रहे हैं या हो सकते हैं या होने वाले हैं। अब
मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में हमारे यहाँ के कौन से हैं? एक तो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान का, और एक लोकतक लेक है मणिपुर की, ठीक है। ये हम जब ज्योग्राफी, अगर मैंने IAS प्रीलिम्स के लिए GS स्टार्ट की अगर सीरीज, तो उसमें मैं ज्योग्राफी में आपको ये सब बहुत अच्छे से बताऊंगा। उसमें क्या है, पहले चिल्का लेक को भी इंक्लूड किया गया था, मगर अब चिल्का लेक को हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ 2 ही हैं। अब मैं आपको देखा होगा कि आपने, मैं बहुत जोर दे रहा था कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है, कैसे। अब आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए। इफ ये 2014 में प्रीलिम्स में आए हैं और उसके बाद भी आए एक बार, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? अब हकीकत बता रहा हूँ, ऐसी तैसी हो जाती है जब आप पेपर दे रहे हो, तो आप जो पॉज करके तब देखना इसका आंसर बता सकते हो क्या इसका। आप पॉज करना, फिर देखना, मैं आपको अभी बात बता रहा हूँ। Changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur in the wetland as a result of human interference. 3 ऑप्शन बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक करेक्ट है। इसलिए मैं आपको इतना जरूर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे, हाउ टू सॉल्व प्रीलिम्स। अब आ जाते हैं 2019 के आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया है कि अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नो, नो। अभी उन्होंने पढ़ा है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। 1 गलत हो गया तो आपका A गया, D गया, अब B और C बचा है, B और C, इसका मतलब 3 तो ठीक है, 2 को पढ़ना है। इतना दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे कि भैया मैं दोनों पॉइंट्स पढ़ूँ, मुझे मजा आ रहा है, इंटरेस्ट है मुझे पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है, घर आके पढ़िएगा। उस टाइम से पेपर में अगर 3 तो है ही, मतलब ठीक, 3 को पढ़ने की जरूरत है। सेकंड पे आते हैं, द वेटलैंड रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। कभी भी नहीं, क्योंकि रामसर कन्वेंशन की रिकमेंडेशंस को कभी भी लेके कोई रूल्स नहीं बनाए जाएंगे। रूल्स कंट्री अपने ही मुताबिक बनाती है। ये कहीं भी आपको ना इतनी डिटेल में, अगर आप रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन या ये रूल भी पढ़ा होगा आपने 2019, देखिए वेटलैंड रूल 2010 है, 2019 चल रहा है, आपको उस टाइम का रूल याद नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी नोट्स में नहीं बनाया, क्योंकि इतने पुराने रूल आपको याद नहीं होंगे। बट मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कि कभी भी कोई भी कंट्री कोई चीज़ का रूल बना रही है तो वो किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं बनाएगी। रिकमेंडेशन उसकी हमेशा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स को देख के होगा, कभी भी वो दूसरों को देख के नहीं बनाएगी, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, एक 2012 में क्वेश्चन आया था, द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अब ये देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था, कहाँ गया ये, इधर, सॉरी, यहाँ पे, कि उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया बट एरिया वाइज गुजरात। ये देखिए आपको काम आया नहीं आया, ये देखिए काम आ रहा है ना यहाँ पे 2012 में, तो 1 ठीक है। इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स लार्जर देन दैट ऑफ वेटलैंड्स, मतलब इनलैंड के वेटलैंड के हिसाब से नहीं, ये भी नहीं है। कोस्टल का आप जान सकते हैं, और इंडिया के अंदर आपको रिवर्स का पता होगा। ये चीज़ें मैं आपको अभी भी नोट बना सकता, कि नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी भी बनाओ कभी नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना है कि अभी देखिए कि इनर एरिया हमारा कितना बड़ा है, कितनी लेक्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, और बाहर के एरिया से ज़्यादा बाहर का एरिया से ज़्यादा होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचिए। समझ रहे हैं बात को? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आवर, 2014 में आया था। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। 1 गलत हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या क्या करता है, रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स, उसका अर्थ आवर है। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ उसको बनाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका प्रीलिम्स नहीं निकलवाया तो मैंने। और 1 गलत हो गया, तो ये और ये गलत हो गए, 2 तो है ही ठीक, 3 को देखना मैं ठीक है या नहीं है। It is a movement to raise awareness about the climate change and the need to save the planet. बहुत कॉमन चीज़ है ये तो, इट इज़ राइट, तो सी हो गया। तो अब आता है एक, ये पेज 6 पे आया हुआ है कलरी पट्टू, सबको पता ही होगा, ये केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है। आपको लगता है कि इससे क्या होगा, ये क्या फालतू का है, ये तो कॉमन सेंस है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम बड़ा कंफ्यूज होता आदमी। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, with reference to India's culture and tradition, what is Kalari Pattu? आंसर ये था, एशियन मार्शल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन। बट जो कई बार जो नए नए आए हैं बच्चे, उनको नहीं पता होता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। जो मैं बता रहा हूँ उनके नोट्स बनाइए, अपना दिमाग मत लगाइए, जो मैं बता रहा हूँ बनाइए उनको। आज एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज 11 पे आया हुआ, डिकोडिंग अ मीटियोराइट दैट फेल नियर जयपुर।
पहले तो ये देखिए जो इन्होंने बताया है इसमें से क्या लेने वाली चीज़ है कि मीटियोराइट के बेसिकली 3 ग्रुप्स होते हैं, स्टोनी मतलब स्टोन जैसा, आयरन और स्टोनी आयरनी, मतलब एक लोहा टाइप होगा, एक स्टोन जैसा होगा और एक दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। एक इसमें देखने वाली बात यह है कि जो नासा का एक ऑसिरिस रेक्स मिशन है, ऑसिरिस रेक्स मिशन किसके लिए है, 2 एस्टेरॉइड्स हैं बेसिकली, एक तो बेनू नाम है और एक का नाम है रियाइगू, ठीक है। तो नासा का ऑसिरिस रेक्स मिशन तो गया हुआ है बेनू पे, और जो जापान का हायाबुसा गया हुआ है वो गया हुआ है रियाइगू पे। याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लेते हैं ये नासा का मिशन किसको, या तो 3 ऑप्शंस दे देंगे और सामने उनको मिसमैच कर देंगे कौन से ठीक जुड़े हुए हैं, या पूछ लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, हर मैं क्वेश्चन रिसर्च नहीं कर सकता, सर्च नहीं कर सकता, तो आप खुद देख सकते हैं कुछ और इस रेक्स मिशन ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। एक दो बार आया है प्रीलिम्स में और बड़ी रिसेंटली आया है। तो ऑसिरिस रेक्स मिशन जो है ये बेनू पे गया है, और जो हायाबुसा 2 जापान का है वो रेगू पे गया है। ये दोनों ही एस्टेरॉइड्स हैं नियर अर्थ, ठीक है। और अब क्या है कि एस्टेरॉइड्स, वाई एस्टेरॉइड्स पे हम इतनी रिसर्च क्यों करें, क्यों, क्या जरूरी है उसमें। देखिए लिखा है एस्टेरॉइड्स आर द रेमिनेंट डेब्रिस ऑफ इनर, जब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना था ना, तो जब इनर सोलर सिस्टम बन रहा था तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े डेब्रिस, मतलब डेब्रिस मतलब जैसे जब आप घर बनाते हैं थोड़ा सा वो रह नहीं जाता, रेता रह गया या बजरी रह गई, वैसे डेब्रिस जो है ये वो है बेसिकली। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि इनको अगर हम इन पर रिसर्च करें तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी फॉर्मेशन कैसी हुई थी। और एस्टेरॉइड्स जो है वो ऑफन रिच इन वॉलेटाइल्स एंड अदर मिनरल्स एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर फ्यूचर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, के आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे हमें है बनाने की जरूरत नोट्स की, बहुत जरूरी। देखिए अब मीटियोराइट्स क्या होता है, मीटियोर्स पहले देखिए। देखिए मीटियोर्स जो होता है वो होता है या तो एस्टेरॉइड का कोई टुकड़ा या कॉमेट का कोई टुकड़ा जो धरती की तरफ आता है। ऐसे ही मीटियोराइट्स भी वही होते हैं जो धरती की तरफ आ रहे हैं, इन दोनों का कोई पार्ट। ध्यान रखिएगा मीटियोराइट और मीटियोर में फर्क क्या है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मीटियोराइट्स भी वही चीज़ है या एस्टेरॉइड का या कॉमेट का पार्ट, मीटियोर भी वही चीज़ है एस्टेरॉइड या कॉमेट का पार्ट, जो दोनों धरती की तरफ अप्रोच करते हैं। अब आता है ट्विस्ट कि मीटियोराइट तो वो होता है जो हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको सरवाइव कर लेता है, क्योंकि नहीं तो जल जाती है ना चीज़ें। और ये मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा बड़े डिटेल में। और जो मीटियोर है वो है, वो देखिए पहले तो कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही एस्टेरॉइड या कॉमेट के पार्ट हैं, पीसेस हैं उनके। अब दोनों का फर्क क्या आता है कि मीटियोराइट जो है इट हैज रीच्ड द अर्थ सरफेस, ठीक है, सर्वाइव कर गया वो। और मीटियोर वो है जो पहुंचने से पहले ही बर्न अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मीटियोर और मीटियोराइट में ये फर्क है, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स क्या है, देखिए एस्टेरॉइड्स पहले तो हम ये समझ लीजिए जो इतने छोटे हैं कि उनको प्लैनेट्स तो नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए इनको हम स्मॉल प्लैनेट्स कह देते हैं, माइनर प्लैनेट्स कह देते हैं, प्लैनेटॉइड्स कह देते हैं, ठीक है। ये रॉक डेब्रिस डस्ट ये सबसे बने होते हैं, इनकी बेल्ट है, ये याद रखिएगा। अभी कौन बना करोड़पति में भी आया था और हमारे प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब एस्टेरॉइड की जो ये लगा लीजिए सबसे बड़ा जो होगा वो हो सकता है उसका जो डायमीटर वो 530 किलोमीटर का भी हो, और छोटा हो सकता है 10 मीटर का भी हो, ठीक है। बट एस्टेरॉइड बेल्ट में जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स आर देयर, एंड अगर आप उनको टोटल कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, उसका मास देखोगे, वो तब भी अर्थ के मून जो है, हमारा मून जो है चंद्रमा, उससे मास उनका कम है, ठीक है। अब कॉमेट्स क्या होता है, अब ये चीजें दी नहीं होंगी आपको, यही होता है कि कैसे हम एक न्यूज से जाके 10 पॉइंट्स निकालें। अब कॉमेट्स क्या होता है, कॉमेट्स भी, अच्छा एस्टेरॉइड्स भी सन को ऑर्बिट कर रहे हैं अपनी एस्टेरॉइड बेल्ट में, कॉमेट्स भी ऑर्बिट कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या है ये बने होते हैं आइस से, कॉमेट्स जो है वो आइस से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं और डस्ट से बने होते हैं, ठीक है। और इनका जो ऑर्बिट होता है वो एक्सेंट्रिक होता है। दूसरा क्या होता है कि जो कॉमेट्स है वो ज़्यादातर कूपियर बेल्ट में होते हैं। कूपियर बेल्ट कौन सी होती है, जो नेपट्यून के बाद होती है, दैट इज कॉल्ड, मतलब कूपियर बेल्ट वो है जो नेपट्यून के बाद में, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आती है
कॉमेट्स की बेल्ट, कुपियर बेल्ट। और वो जब सन को अप्रोच करते हैं ना, तो उनकी जो आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और अदर मटेरियल ऑल्सो वेपराइज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो ये दिस रिजल्ट्स इन अ ग्लोइंग हेलो दैट एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स थ्रू स्पेस। तभी उस वजह से ना वो उनकी ना पूंछ बन जाती है। टेल इज फॉर्म्ड, अ थिन एटमॉस्फेरिक टेल इज फॉर्म्ड, क्योंकि हर चीज उड़ रही है, पीछे की तरफ जा रही है तो उड़ जाती है ना, तो एक टेल बना देती है, पूंछ बना लेती है। तो जब वो सन के पास आते हैं, ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है। 2011 में आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। इसको आप रोक के देख सकते हैं। शो अप ग्लोइंग टेल बाय एस्टेरॉइड्स डू नॉट 3, ठीक है, ठीक है। और एस्टेरॉइड फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, गलत है। यहाँ अच्छा सॉरी, मतलब ये ठीक है, वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्करी, गलत है। हमने क्या पढ़ा है, नेपट्यून के बाद है। तो 2 ठीक है, मतलब ये 2 गलत है, 2 गलत है, ये गया 1 देखना ठीक है, ठीक। Asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material। ये हमने पढ़ ही लिया, तो ये ठीक है, ठीक है। और एक पेज 11 पे ही एक ये थोड़ा सा था कि आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं नॉट एग्जैक्टली जेनेटिकली ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते। हम सोचते हैं एक ही साथ पैदा हुए तो जेनेटिक्स एक जैसे होंगे, एक जैसी लंबाई होगी उनकी, एक जैसा चेहरा होगा, हर चीज़ जेनेटिक्स एक जैसे होंगे, नहीं, जेनेटिक्स एक जैसे नहीं होंगे। और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, म्यूटेशन बेसिकली होता क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, जब जैसे डीएनए की सीक्वेंस नहीं होती जिसमें ऐसा लगता है 2 सांप इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें म्यूटेशन मीन्स जिनमें ऑल्ट्रेशन हो सीक्वेंस की डीएनए में, मतलब उनके डीएनए में डिफरेंसेस होंगे, मतलब गुड और बैड नहीं होता, बट वो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल फीचर्स को, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ा सा, कि पहले के रिसर्चर सोचते थे कि फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विंस वर रिलेटेड मोस्टली टू द एनवायरनमेंट फैक्टर्स, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, उनके डीएनए में भी डिफरेंसेस होते हैं, उसकी जेनेटिकली डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा अलग अलग दिखते हैं कई बार। या मतलब हाइट किसी की लंबी होती है, किसी ज़्यादा होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी को कैंसर होता है, समझ रहे आप, कोई डेडली डिजीजेस। तो ये याद रखिए, बाकी हमने सब कवर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जितना मैं कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह करिए, देखिए यू विल गो थ्रू, माई गारंटी। थैंक यू सो मच।